गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आज हम लोगों का संविधान का पहला क्लास है, जो कि हमने आपसे बताया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भाग जीएस का होता है और जीएस के भाग के रूप में आज हम लोग संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का आज से पहले क्लास के रूप में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले क्लास का पहला टॉपिक आऊँ इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे संविधान का क्या क्या पोर्शन होता है, यानी उसका सिलेबस क्या होता है, इस संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संविधान का हमारा विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हमने शुरू की, कैसे आया, ब्रिटिश पीरियड के किन किन एक्ट से लेते हुए चला है संविधान का विकास। जब हमारा संविधान का विकास का ये जो ऐतिहासिक आधार जब हम पा जाते हैं, फिर हम पाते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि संविधान सभा की हम बात करते हैं। संविधान सभा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे डिस्कशन हुए और क्या क्या उसके फैक्ट्स रहे हैं। संविधान सभा के डिस्कशन के बाद हम देखेंगे जो हमारा संविधान बन के आता है उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, तो संविधान की हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फिर हम संविधान की प्रस्तावना का, नागरिकता का, मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, विधायिका का यानी केंद्र संसद की और राज्य विधायिका राज्य विधानमंडल की, कार्यपालिका का यानी राष्ट्रपति का, मंत्रिपरिषद का केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे राज्यपाल का और राज्य मंत्रिमंडल का, न्यायपालिका का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का करेंगे। इसके अलावा जितने मेजर इश्यू होंगे जैसे पंचायती राज व्यवस्था, जितने सारे आयोग होंगे, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, महिला आयोग, इन सब के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। इनके इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अलावा ये तो हो गया एक संवैधानिक विकास के रूप में, एक संविधान के रूप में। इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसे कार्यान्वित करती है, आज हम कौन सा कानून बना, इस कानून की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इस कानून का क्या लाभ हुआ, कौन सी नीति आई है पॉलिटिकल पॉलिसी के अंतर्गत आई है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल पॉलिसी का अध्ययन करेंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन कौन सी वो छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं जो आज और इस विगत समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इस तरह हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलिटी के 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे इसका संवैधानिक विकास यानी संविधान का पार्ट देखेंगे कि संविधान कैसे बना, कैसे नहीं आया। दूसरा हम लोग इसके अंतर्गत पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। और तीसरा इन दोनों को मिला के वर्तमान की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं क्या क्या हुई। तो ये चीज़ें हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटी का जो होल सिलेबस है उसके 3 पोर्शन होते हैं, एक संविधान होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होता है और एक इन दोनों के आधार पे जो व्यवहारिक क्रियाकलाप चलाई जाती है इसको किया जाता है। संविधान के अंतर्गत जैसे हमने आपको बताया कि हम यहाँ संविधान के विकास से लेकर संविधान का विकास से लेकर के इसके निर्माण तक, इसके निर्माण और इस निर्माण के बाद जितनी भी इसकी विशेषताएं, प्रावधान और इसकी उपयोगिता, इन 3 के प्लेटफॉर्म में भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद के बारे में पूरा का पूरा हम लोग लगभग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे भारत का संविधान का निर्माण होता है, उस विकास हुआ है, कैसे उनका निर्माण हुआ है, उनकी विशेषताएं क्या रही, इनका प्रावधान क्या है और इनकी उपयोगिता क्या रही है। फिर हम लोग आएंगे राजनीतिक व्यवस्था पे। तो राजनीतिक व्यवस्था हम लोग दोनों स्तर पे देख लेंगे। चूँकि हमारा भारत संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल स्टेट है, जैसा कि आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले ये यूनियन ऑफ स्टेट कहता, तो इसके 2 हैं, एक सेंट्रल यानी यूनियन और दूसरा स्टेट यानी हम यूनियन पे भी देखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लेवल के क्या क्या सिस्टम में वर्क होता है, संसद के लेवल में क्या क्या सिस्टम में वर्क होता है, उच्चतम न्यायालय के लेवल पे क्या क्या सिस्टम में वर्क होता है, और दूसरा स्टेट लेवल पे भी देखेंगे, यानी मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधान पालिका क्या क्या करती है, दूसरा हमारे राज्यपाल का क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या स्थिति आती है, और तीसरा हमारे हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालय की
क्या क्या स्थिति आती है। और ये जो वर्तमान की राजनीतिक घटनाएं, इसके अंतर्गत जब हम लोग बात आएंगे तो जैसे अभी ये मान लीजिए हम लोग आए तो आर्टिकल 370 आ गया, इस पर हम लोग होला पोल डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। जब आर्टिकल 370 करेंगे तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इन सब का डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है कि ना केवल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में हटाया गया, बल्कि इसको कैसे एक पूर्ण राज्य से काट करके किन आधार पे 2 संघ शासित क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये एक ओवरऑल एक लुक है कि हम भारत के संविधान यानी पॉलिटी को किस रूप में हम समझेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे। तो आइए आज हम इस सिलेबस के पहले भाग यानी संविधान को आज हम अध्ययन करते हैं, या इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि संविधान क्या है, कैसे है, इसको किस तरीके से चीज़ें आई हैं। अब मान लीजिए पॉलिटी के पार्ट के रूप में हम लोगों ने संविधान की बात की, ठीक। संविधान तो सबसे पहले तो ये किसी का डिफिनीशन, किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो पहला हमारी जो बात होती है वो ये कहा जाता है कि हम क्या है, वो आखिर संविधान है क्या, हम कहें क्या, संविधान की क्या डिफिनीशन है या किस रूप में हम संविधान को एक्चुअलाइज करें। तो सबसे पहली बात हम जैसे कि जानते हैं कि संविधान एक किताब है, एक बुक है। बुक का मतलब एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि संविधान जो है एक दस्तावेज है। संविधान एक दस्तावेज है या रिटन डॉक्यूमेंट्स है। कैसा डॉक्यूमेंट्स या रिटन दस्तावेज है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले किसी भी देश यानी भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्य हैं, मूल्य, अभिलाषा, आकांक्षा, इन सारे चीज़ों का होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्य क्या है, हमारी आशाएं क्या हैं, हमारा अभिलक्ष्य क्या है, हमारा अभिलाषा क्या है, आकांक्षा, अर्थात हमारा उद्देश्य क्या क्या होगा। साथ ही साथ इसमें जो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक मूल, अभिलाषा, आकांक्षाओं का वर्णन होता है। साथ ही साथ इसमें शासन के आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या होती है। यानी कि ना केवल वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल, अभिलाषा, आकांक्षा, उद्देश्य का वर्णन करता है, बल्कि शासन के आधारभूत सिद्धांतों का भी वर्णन करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि ना केवल शासन के आधारभूत सिद्धांत का वर्णन संविधान करता है, बल्कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों का भी नियमन करता है। संबंधों का भी नियमन अर्थात जो शासन के विभिन्न अंग क्या है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों अंगों के बीच क्या संबंध हो, इसका भी रेगुलेशन जो है, इसको भी रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि इसके द्वारा जनता के अधिकारों जैसे हम आप, और सत्ता यानी शासन के बीच संबंध की व्याख्या की जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अर्थात हमारा, और चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है तो शासन के अंगों, विधायिका के साथ हमारा क्या संबंध है, अर्थात हम संसद को चुनते हैं, संसद हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होते हैं। फिर वो एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है, पूरा मंत्रिमंडल कार्य करता है, एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का हमारे प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब कहीं इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनती है तो न्यायपालिका में किस तरीके की न्याय की क्या क्या प्रोसीजर है। तो जनता और सत्ता के बीच संबंधों की
व्याख्या की जाती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो संविधान है, संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी भी देश, अर्थात भारत के संविधान की जब हम बात करेंगे तो भारत के संविधान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल, अभिलाषा, आकांक्षा, यहाँ कहने का मतलब कि जो उसका उद्देश्य है किसी देश के, उसकी व्याख्या की जाती है। शासन के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों का नियमन किया जाता है और जनता के अधिकारों व सत्ता के बीच संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस तरह आप देखेंगे तो संविधान क्या है, वह मूल विधि है। मूल विधि यानी किसी भी देश की मूल विधि जो होती है वो संविधान कहलाती है। और अल्टीमेट जितने भी नियम, कानून, विधियां, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी बनाई जाती है उसके बेस में कहीं ना कहीं उस देश का संविधान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में ऐसे किसी भी विधि या किसी भी कानून की कोई अस्तित्व नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करे। और यदि उल्लंघन करता है तो भारत की जुडिशरी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये अथॉरिटी होती है, यह राइट होता है कि उस कानून या उस विधि को उस सीमा तक शून्य कर दे, अर्थात उस सीमा तक रद्द कर दे जिस सीमा तक वो संविधान की उल्लंघन किया हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान का वायलेशन करता हो। तो इस तरह मुझे लगता है कि संविधान की ये चीज़ें आपको एक ओवरऑल मैंने बताया कि संविधान का डिफिनीशन क्या है। अब जहाँ तक रही बात भारतीय संविधान की, तो हमको, आपको, सबको पता है कि जो भारत का संविधान बना, यानी कि संविधान निर्माण, संविधान निर्माण या स्वीकार, ये हुआ, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। यानी कि भारत का, कभी कभी सवाल आते हैं कि भारत का संविधान कब बना या भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ या कब स्वीकार किया जाएगा। एक्सेप्ट तो वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन जब ये सवाल आ जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी कब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी भारतीय संविधान कब से लागू हुआ, तब ये आ जाता है 26 जनवरी 1950। यानी कि अब आप देख लीजिए कि यहाँ दो सवाल कभी कभी पूछने में, सवाल में विकल्प अगर संविधान का निर्माण है और ये दोनों विकल्प है, लोग इसको गलती में 26 जनवरी 1950 माने थे। इसलिए ये दो सवाल है, एक कब संविधान का निर्माण और स्वीकार हुआ और दूसरा कब लागू हुआ। तो ये डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये एक सवाल आसानी से पूछा जा सकता है जिसको लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान को कब स्वीकार किया गया और संविधान को कब लागू किया गया, यानी कि कब एक्सेप्ट की गई, कब कॉन्स्टिट्यूट कर की गई और कब इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो ये आप लोग जान गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ होता है। ये भी हम लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में कंप्लीट हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो इतना विस्तृत संविधान है जिसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए। लेकिन अब आप एक सोचिए, एक बात आती है कि क्या भारत का संविधान, इतना बड़ा संविधान जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गए, इस संदर्भ में ऐसे ही आ गया या कोई कमीशन बैठा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी या कोई कमेटी बैठी और उसने संविधान बना दिया? तो भारत का संविधान निर्माण तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। वहीं दूसरी ओर ये भी तय है कि भारत का संविधान एक लंबे विकास का परिणाम है। उसकी विकास की अगर आप जड़ें देखेंगे, जो भारतीय संविधान, जो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे, वो आप देखेंगे कि एक लंबा समय रहा है भारतीय संविधान का, जो कहीं ना कहीं 1773 से जाता है। और आज हम उसी विकास की, संविधान की विकास की बात करेंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है, अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि भारतीय संविधान का विकास, यानी कि कैसे भारत का संविधान निर्माण हुआ। संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास ये आज का चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर क्या है? संवैधानिक
विकास। देखिए, कोई भी आज दुनिया के आधुनिक युग में इस मॉडर्न एरा को, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी से शुरुआत होती है, तो सबसे बड़ी देन मानी जाए वो है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। और भारत के लिए अगर सबसे बड़ी चीज़ मानी जाए आज के संदर्भ में तो है भारत का संविधान। लेकिन भारत का संविधान एक लंबे विकास का परिणाम रहा है जो अंग्रेजों के कार्यकाल से चला आ रहा है, जो अंग्रेजों को कार्यकाल से चला रहा है। और कहीं ना कहीं उसके चार्टर एक्ट और उसके रेगुलेशन और उसके भारत शासन अधिनियम में वो प्रावधान थे जिसको प्यूरिफाई किया गया, जिसको भारतीय परिवेश में समाहित किया गया, भारतीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विभिन्न समयों पे बनाए गए अधिनियमों, इनके समन्वय का संविधान सभा में समन्वय किया गया। और उसके थ्रू यानी कि डेमोक्रेटिक आइडियाज़, डेमोक्रेटिक पॉलिसी और डेमोक्रेटिक रेगुलेशन का जो ब्रिटिशर की देन थी, और भारत के परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान का में कितने समय लगे, यानी कि भारत का संविधान कितने समय में बना, कितने समय में बना, तो ये है 2 ईयर 11 मंथ, 2 वर्ष 11 माह और 18 डेज। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए कि इसकी हम थोड़ा सा, जब हम संविधान में आ रहे हैं तो हल्की सी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दें ताकि आपको पूरी की पूरी सिनारियो और पूरी की पूरी सीन समझ में आए कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मान लीजिए संविधान की बात अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू हुई, तो अंग्रेज़ों के समय से ही स्टार्ट करते हैं। मिडल पीरियड बहुत पहले चला जाएगा, वो जब आप इतिहास का क्लास लेंगे तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा ऐतिहासिक परिवेश या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले 1600 में ब्रिटेन में, 1600 में भारत में किसका समय था? भारत में अकबर का कार्यकाल था। यानी कि भारत का टेन्योर अकबर के समय में ब्रिटेन में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 एडी में। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय भारत में अकबर का कार्यकाल था, अकबर शासक हुआ करता था और मुगल शासन था, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। ये क्या किए, इनका जो उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार करना। ब्रिटेन में हुए व्यापार करने के लिए ये जहांगीर के समय में इनके कई लोग आए, जैसे सर थॉमस हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये दोनों तीनों जो है लगभग आए। ये क्या है? ये भारत के मुगल शासन में आए कि इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। सर थॉमस रो के खाते में ये जाता है कि इसने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करने की मुगल शासक यानी जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वो व्यापार करना शुरू किया। उस समय एक तरफ 1664 में फ्रांस भी बन गया, तो फ्रांस, उससे पहले डच और पुर्तगाली भी थे, तो ये तीनों अपना आते थे और अपना व्यापार करते थे और चले जाते थे। तो इसमें उन लोगों को बहुत लाभ हुआ, मतलब बेइंतहा लाभ हुआ। खैर उन सारी चीज़ों का कैसे यूज हुआ वो इतिहास में बताया जाएगा, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस व्यापारिक आधार पे कंपनी इतनी सशक्त हो गई कि बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिशर का लॉर्ड क्लाइव किसके बीच हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और
इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं, लॉर्ड क्लाइव यानी ब्रिटिश जीत जाता है। और पहली बार क्या होता है कि बंगाल से ये काफ़ी सशक्त हो जाते हैं। बंगाल में कंपनी की शासन एक हिसाब से हो जाती है, पूरी चुंगी टैक्स सारी चीज़ें ये अपना वसूल करते हैं। इसका एक प्रभाव ये बनता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 1757 में किसका युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ याद रखिएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफ़र को किया गया, फिर मीर जाफ़र को 1760 में हटा के मीर कासिम को बना दिया गया। तो जो मीर जाफ़र था वो इस गुट में आ गया, यानी कि मीर जाफ़र। और अवध के नवाब, अवध मतलब यही लखनऊ वाला क्षेत्र, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, इन तीनों का गठबंधन था। इन तीनों के गठबंधन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वार होता है और दुर्भाग्य से कहिएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वार जीत जाती है और ये लोग वार हार जाते हैं। यहीं से कंपनी पहली बार पूर्णतया व्यापारिक होने के साथ साथ कहीं न कहीं भारत की राजनीतिक सत्ता में अपनी दखलंदाजी या अपनी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति दर्ज कराती है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के हारने के बाद 1765 में, यानी कि 1764 के बक्सर युद्ध के हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब तो भाई प्रयागराज नाम हो गया है, लेकिन तब इलाहाबाद के नाम से ही इलाहाबाद की ही संधि होती है। और इसमें कहा गया कि पहली बार अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी अंग्रेज़ों को क्या मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी मतलब राजस्व अधिकार। इस प्रकार आप देखिए कि किस तरीके से पहली बार एक राजनीतिक सत्ता के रूप में प्रशासनिक और फौजदारी के, भाई सत्ता के पास दो ही राइट्स होती है, एक दीवानी और एक फौजदारी। तो पहली बार इन तीनों का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में इलाहाबाद संधि के माध्यम से अंग्रेजों के पास आई। और इस संधि के द्वारा जब पहली बार इनके पास आई तब इस कंपनी से की व्यापार और अधिक बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। इसके साथ ही साथ कंपनी के अंदर, अब चूंकि कंपनी का शासन हो गया था, बंगाल उस समय बहुत ज़्यादा फल धन धान्य से भरपूर था, न बहुत पैसा था। तो यहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे वो रिश्वत भी लेने लगे, खुद निजी व्यापार भी करने लगे, तो इससे कंपनी को हानि भी होती थी। और जब यहाँ के लोग जो कंपनी के वो होते थे, नौकरशाही होते थे, अर्थात जो अधिकारी होते थे, वो जब यहाँ से रिटायर्ड होकर ब्रिटेन, लंदन जाते थे तो ऐसे रहते थे जैसे कोई बहुत बड़े नवाब, क्योंकि वो बहुत बड़ी पूंजी और पैसा खड़ा कर लेते थे। तो ब्रिटेन में इस बात को लेकर के हलचल हुई कि भाई कंपनी जो जा रही है तो वहाँ कंपनी के लोग इतना इतना कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ ना कुछ नियमन होना चाहिए। तो पहली बार जो भारतीय संविधान के विकास का जो पहला आधार बना, पहला नियम बना जो ब्रिटेन की क्राउन ने बनाया, वो ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना, मतलब नियमन करना। तो किसका नियमन करना? जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमन करना, उसके व्यापार को नियमन नहीं करना, बल्कि कंपनी के
पोजीशन को, कंपनी के स्टैंड को, और वो जिस हिसाब से अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करता है उसको नियमन करना। तो अब आप देख रहे हैं कि पहली बार जो कानून का फॉर्म आ रहा है ऑन रिटर्न, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया था? तो सबसे पहले जो किया गया वो ये किया गया कि अब तक इन्होंने क्या किया था, वो 3 किया था। बंगाल अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, महाराष्ट्र अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, महाराष्ट्र यानी बंबई, और मद्रास, अब तक 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। (1773) एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल, और 3 प्रेसिडेंसी थी तो 3 गवर्नर ये रखते थे, इसके अलग गवर्नर, इसके अलग गवर्नर, इसके अलग गवर्नर, ठीक, 3 गवर्नर होते थे। 1773 के, ये 73 से पहले की स्थिति थी। 1773 में क्या हुआ कि इन दोनों प्रेसिडेंसी को, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया, यानी कि बंगाल की प्रेसिडेंसी बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को सुपरसीड कर गई, यानी ये दोनों इसमें समाहित हो गए। अब 3 गवर्नर थे, तो जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद हुआ। और किसका गवर्नर जनरल? बंगाल का। ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल तो 1833 एक्ट से आता है, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो 1773 के एक्ट से आता है। और पहला भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। जब बंगाल के गवर्नर जनरल या वारेन हेस्टिंग्स प्रथम आए, इस एक्ट के द्वारा बंबई, मद्रास और को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। अब आइए दूसरा पॉइंट क्या था इसका देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा चीज क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में इसके जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, अर्थात जो कलकत्ता में था, इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई। और इसमें क्या किया गया कि जो इम्फे करके था, एलिजाह इम्फे, एलिजाह इम्फे जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहला बंगाल में गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया। दूसरा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और मुख्य न्यायाधीश क्या था? एलिजाह इम्फे को बनाया गया। इसके अलावा इसके साथ और क्या किया गया? इसके साथ ये कहा गया कि मैंने आपको बताया कि जब बंगाल में प्लासी का युद्ध जीते और फिर बक्सर का युद्ध जीते, तो लगातार कंपनी के जो कर्मचारी थे वो व्यापार करने लगे, अपना निजी व्यापार करने लगे, घूस लेने लगे, रिश्वतखोरी करने लगे। तो इसमें था क्या किया गया, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी द्वारा निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई।
तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा, उस रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिशर ने अपनी कंपनी को करने के लिए, कंपनी का नियमन करने के लिए ये बनाया, जिसमें इन्होंने बंगाल के सुपरमेसी दी, गवर्नर जनरल बनाया। गवर्नर जनरल के साथ ही साथ एक चीज़ और आपको मैं बताना मिस कर रहा हूँ कि जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल तो था ही, गवर्नर जनरल काम कैसे करता था, ये काम करता था, इसकी एक परिषद हुआ करती थी जिसमें सेनाध्यक्ष या वो भी हुआ करते थे, शामिल होते थे। तो इसकी 4 सदस्यीय थी। हालांकि ये समय समय पे बदलती रही है। तो याद करे रखिएगा कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय परिषद के माध्यम से अपना वो कार्य करता था। ये था पहला एक्ट 1773 का। अब आइए दूसरा क्या हुआ। दूसरा एक्ट है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये कहा गया कि जो व्यापार है, जो कंपनी व्यापार कर रही है, तो व्यापार संबंधी सभी सूचनाएं, कंपनी भारत की, वो क्राउन यानी कि ब्रिटेन की क्राउन को, ब्रिटेन की महारानी को वो सूचनाएं देंगी। यानी इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपनी को ब्रिटिश शासन के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं तय की गई, लेकिन एक उसकी ओर एक कदम बढ़ाया गया। अगला जो है कुछ नहीं, इसी में थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुधार की बात की गई, और दूसरा आया सेटलमेंट एक्ट 1781। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये कहा गया कि आप देखिए 2 चीज़ हो गई। 1773 में एक तरफ गवर्नर जनरल को कंप्लीट पावर दी गई थी और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई थी। अब अगर गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन बना दिया गया था, यानी कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन बना दिया था, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की जस्टिफिकेशन न्यायालय द्वारा की गई थी। तो इससे बहुत प्रशासन में भी दिक्कतें आई और उनकी गवर्नर जनरल की सुपरमेसी में भी दिक्कत आई। तो गवर्नर जनरल या कंपनी, आप कहिए, कंपनी ने क्या किया, वहाँ प्रेशराइज किया ब्रिटिश संसद को, और वहाँ से इसमें सुधार के लिए एक सेटलमेंट एक्ट बना दिया गया, जिसमें एक कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और कंपनी के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होंगे। यानी कि गवर्नर जनरल या कोई परिषद वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि गवर्नर जनरल या परिषद द्वारा किए गए किसी भी कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई यानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। यही सेटलमेंट एक्ट था कि किस तरीके से गवर्नर जनरल का और न्यायालय के बीच में सेटलमेंट किया जाए। पहले क्या था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था, बंगाल का वो मान लिया गया सर्वोच्च न्यायालय, और सारी चीज़ों को मुकदमा सुनता था और जज करता था। अब यहाँ से क्या किया गया कि इनको हटा दिया गया, इनके उत्तरदायित्व को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय से हटा दिया गया। यानी अब ये कलकत्ता, भारत में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रह गए। ठीक है, अब आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तीसरा आता है हम लोगों का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो 1784 का वो है, उसमें कुछ नहीं किया गया। आप सिंपल वे में समझिए, बस 2 चीज़। अब क्या होगा कि जब यहाँ से इनकी सर्वोच्च न्यायालय से भी इनकी जिम्मेदारी हटा दी गई, तो कंपनी भयानक रूप से अत्यधिक व्यापार की पूरी स्वच्छंदता आई और ब्रिटेन में बहुत स्वच्छंद रूप से रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि जब वो कंपनी जाती थी, वहाँ कंपनी के कर्मचारी जाते थे, तो वो राजा महाराजा के रूप में रहते थे, जो ब्रिटिश संसद के और सदस्यों और लोगों को बहुत नागवार गुजरता था। तो वहाँ संसद में बात चली कि इनकी जो राजनीतिक सत्ता पे तो कम से कम नियमन किया जाए। तो पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से सीधा नियंत्रण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। तो अब क्या किया, पहले जो भाई किसी भी कंपनी होती है, उस कंपनी में एक निदेशक मंडल होता है। तो पहले BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, जिसमें 24 मेंबर थे। पहले से था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 मेंबर थे। यही कंपनी की राजनीतिक व्यापारिक सारी गतिविधियों का इन्हीं के निर्णयों के आधार पर चलता था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, बीओडी तो था ही, इसके साथ ही साथ बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि ये जो है इनके द्वारा की गई व्यापारिक का निर्णय तो ये करेगा डायरेक्टर, लेकिन जो राजनीतिक गतिविधियों था, राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में एक काम और किया गया, जैसे कि हमने बताया था कि पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का जो परिषद में 4 मेंबर थे, इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल परिषद से एक सदस्य माइनस कर दिया गया। तो अब कितने बचे, 3 सदस्य होते थे। यानी कि अब गवर्नर जनरल परिषद में पहले 4 थे, 4 से 1 हटा दिया गया, 3 सदस्य बचे। तो ये आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट था। यानी कि राजनीतिक मामले, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या 2 चीज़ आई, एक राजनीतिक मामलों में नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कंपनी के राजनीतिक मामलों में नियंत्रण करेगा। व्यापारिक मामलों का नियंत्रण अभी भी पहले की तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हाथ में था जो 24 मेंबर के तहत था। गवर्नर जनरल की परिषद में 1 सदस्य को हटा दिया गया और 4 से 3 कर दी गई। तो ये हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है वो चार्टर अधिनियम के रूप में आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद पहला जो चार्टर आया वो है चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नया नया था। अब आप एक चीज़ हमको समझिए कि जब कंपनी के पास पैसा हुआ, कंपनी वहाँ क्या, तो वहाँ की और भी कंपनियाँ खुली। ये व्यापारिक युग था जहाँ ना केवल ब्रिटेन में एक ही कंपनी थी बल्कि और भी कई सारी कंपनियाँ आ रही थी। वो भी चाह रही थी कि वो भारत में व्यापार करे क्योंकि लाभ बहुत हो रहा था। लेकिन अब तक क्या था, अब तक भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था वो एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी। लेकिन वहाँ प्रेशर बढ़ा भाई, पॉलिटिकल, चूँकि वहाँ डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, पॉलिटिकल पावर बढ़ा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, और भी बिजनेसमैन आए और भी उन्होंने बिजनेस कंपनियाँ खरीदी। तो ये कहा गया कि भाई देखिए इतने दिन का इन्होंने व्यापार किया, इतना लाभ कमाया, सबको मौका मिलना चाहिए, किसी की मोनोपोली बाजार में नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस एकाधिकार पे पहला चोट पड़ा 1813 में, जिसमें ये कहा गया कि चीन, यानी कि चीन के साथ व्यापार, तथा भारत में चाय का व्यापार, याद रखिएगा चीन और चाय, इन दोनों के व्यापार पे एकाधिकार रहेगा। किसका एकाधिकार रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। यानी कि चीन और भारत में चाय के व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे, कपास का आप ले लीजिए, हैंडलूम का ले लीजिए, सूती वस्त्र का ले लीजिए, उद्योग का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, जितने भी व्यापार थे ये एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को सर्वप्रथम समाप्त कहाँ किया गया? 1813 के एक्ट से। यानी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटेन ने ख़त्म किया। अभी तक किससे मिलता था? वहाँ की क्राउन 1600 से ही ये दी हुई थी। दूसरा आप देखिए, दो और मेजर चीज़ें हुई। देखिए आप समझिए कि किस तरीके से, एक तो वहाँ का व्यापारिक स्थिति था, दूसरी जब राजनीतिक नियंत्रण होता है तो कैसे उनको अपने अनुकूल
सर्विसेज चाहिए, सेवाएं चाहिए, कैसे भारतीयों को तैयार किया जाए जो उनकी सेवाओं के अनुरूप कर सके, जो उनको उनके व्यापारिक उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायता करे, जो उनको भारत पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करें। तो इसके दो ही तरीके हो सकते थे कि स्वेच्छा से भारतीयों के अंग्रेजों के साथ मिल जाएं। तो अंग्रेजों के साथ भारतीय मिलने की दो बड़ी समस्या होती थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मान लीजिए हम लालचवश, लाभवश मिल भी जाएं तो उनकी सोच और भारतीयों की सोच में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंसेस था। तो भारत की साइकोलॉजी लेवल और ब्रिटिशर की साइकोलॉजी लेवल में बराबरी लाने के दो ही तरीके हो सकते थे। पहला, या तो आप उनको एजुकेट कर दीजिए, एजुकेशन, अर्थात इनको आप शिक्षा के द्वारा, और दूसरा हो सकता है धर्म के द्वारा। भाई जब राजनीतिक सत्ता आ गई और आपको सत्ता विस्तार करना है पूरे भारत में, तो आप क्या करेंगे? आपकी ये मजबूरी है कि जो चूँकि भारत की जनता अंग्रेज़ों के साथ आए, भारत की जनता और अंग्रेज़ों की मेंटल लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दोनों की मूल्य परंपराओं में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों की सोच में अंतर है। तो इस अपने अनुकूल सोच में लाने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि शिक्षा के द्वारा लाई जाए, और दूसरा तरीका हो सकता है कि धर्म के द्वारा लाई जाए। ब्रिटिशर ने इन दोनों का सहारा लिया और पहली बार 1813 एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक, यानी कि अब कहा गया कि अब कंपनी भारत में शिक्षा पे भी पैसा खर्च करेगी, शिक्षा प्रसार के लिए भी काम करेगी, और उसके लिए एक बजट तय की गई, और वो बजट क्या था? 1 लाख रुपए। यानी कि अब कंपनी भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करेगी। और दूसरा जो था 1813 के एक्ट में ही क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति दी गई। देखा आपने किस तरीके से कि चार्टर के अधिनियम द्वारा जब एक ओर, अब ये है कि अब व्यापारिक कंपनी व्यापार से वो जा रही है राजनीतिक सत्ता की ओर, धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो किस तरीके से मुक्त व्यापार को ख़त्म किया गया, उसके बाद शिक्षा पे 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, और ईसाई मिशनरी को क्या कह रहे हैं? प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। इसके बाद फिर 20 साल बाद एक चार्टर आता है। आइए देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833। तो चार्टर अधिनियम 1833 इस संदर्भ में जो कही गई वो बात ये थी कि आपको बताया गया कि 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ के एकाधिकार समाप्त की गई थी। अब क्या किया गया? चीन और चाय के जो एकाधिकार था, चीन और चाय पर एकाधिकार भी समाप्त कर दी गई। चीन और चाय पर जब एकाधिकार समाप्त कर दी गई तो अब क्या होगा कि अब पूरे भारत में ब्रिटेन की कोई भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही साथ कोई भी कंपनी पूरी की पूरी जो है व्यापार कर सकती थी। तो यहाँ दो सवाल बनते हैं। एक सवाल बनते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, यानी एक सवाल आपके हैं यहाँ पे, एकाधिकार समाप्त किया गया, एकाधिकार समाप्ति। तो ये होगा 1813 का एक्ट।
ठीक। और एक सवाल बनेगा, पूर्ण रूपेण एकाधिकार समाप्त किया गया, यानी पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त किया गया। ये होगा 1833 एक्ट। तो इस बात को समझिए, सवाल में गलतियां इसी सब छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ की होती है कि अगर एक आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कब हुई, 1813 में हुई। ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण रूप से समाप्ति कब हुई, कंप्लीटली, तो वो 1833 में, क्योंकि चीन और चाय पे 1813 में बना हुआ था, लेकिन 1833 में पूर्ण रूपेण एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। चलिए, दूसरा 1833 का जो मेजर होता था कि हमने आपको बताया था कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये कौन था, वारेन हेस्टिंग्स पहला था। ठीक है, पहली बार 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से एक व्यापार करने वाली कंपनी किस तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित कर रही है। तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो अब आप देखिए कि दो हुए, एक तो क्या हमने आपको बताया कि पूर्ण रूपेण समाप्ति, और दूसरा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहला था। अब आप देखिए 1773 में बंगाल का और 1833 में भारत का, ये एक आपको ध्यान रखने की वाली बात है। चलिए, 2 पॉइंट हो गए 1833 में। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि 1784 पिट्स, याद कीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल के परिषद से 4 में से 1 घटा के 3 किया गया था गवर्नर परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद। इसके बाद फिर 1833 के एक्ट द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा 3 था ना, 3 में फिर 1 जोड़ दिया गया और अब 4 हो गए। और ये जो चौथा सदस्य था वो विधि सदस्य था, और इस विधि सदस्य के रूप में जो पहला नाम था वो था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो अब आप समझ गए होंगे, लॉर्ड मैकाले भारत की शिक्षा व्यवस्था पे भी, शिक्षा आयोग का भी हो रहा है, जिसने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में भारतीय शिक्षा की वकालत की थी। और यहाँ विधि सदस्य के रूप में भी 1833 में लॉर्ड मैकाले जो है आया। तो अब आप 1 पॉइंट समझ गए, 3 पॉइंट देखिए। मैं इसलिए कंपेयर कर दे रहा हूँ कि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है सवाल को सॉल्व करने में, उस सवाल की सॉल्व करने की चीज़ें हट जाएंगी, घट जाएंगी, आपकी सही होने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। कि 1778 नहीं यार, 1784, सॉरी 1784 यार, लिखने में मिस्टेक हो गया था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में 3 हो गए थे और 1833 में 4 सदस्य हो गए, विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले आए थे। इसके अलावा इसकी एक और क्या बात हुई थी कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। घोषित 1833 में किया गया, लेकिन इसकी जो समाप्ति होती है, इसकी समाप्ति 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए
अब कोई सवाल मान लीजिए आ गया कि दास प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1833 के एक्ट से, ठीक है। और एक आ गया कि दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, व्यवहारिक, इसमें कानूनी समाप्त किया गया लेकिन व्यवहारिक रूप से कब समाप्त किया गया, तो 1843 में लॉर्ड एलन बरो के माध्यम से। इसके अलावा 1833 के एक्ट की एक बहुत मेजर, जो आप जिसको बाद में भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत ही मेजर पॉइंट होगा, उसमें एक आ गया कि भारत में किसी भी नौकरी करने के लिए यानी अवसर के संदर्भ में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जाति, धर्म, लिंग एंड रंग के आधार पर भेदभाव नहीं। यही देखिए आगे चल के हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में जितने भी हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में आप पढ़ेंगे, सब जगह का आगे के बाद में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी 1833 की एक्ट रही है। एक्चुअली में ये है मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट लास्ट का, लेकिन चूंकि संविधान की शुरुआत, अब जब हम संविधान बनाते हुए बताएंगे तो हम दिखाएंगे कि कैसे, जैसे अभी हमने बताया कि ये जो समानता का जो कंसेप्ट है वो 1833 के एक्ट से ही पहुंच गया भारत में। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कोई एकाएक सोच नहीं आई, अभी आप धीरे धीरे जैसे हम बताएंगे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे ही चीज़ें आती जाएंगी। चलिए हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे का जितने भी एक्ट्स बचे हुए हैं कल हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे हम लोगों का कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे लगता है एक दिन में और लगेगा तो संवैधानिक विकास पहला चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। थैंक यू।